तो बता सकता है कोई आज कि क्या टास्क था? एक्सप्लेन करिए ज़रा। एनीवन? समीक्षा बताओ। आज जो सिलेबस वाइज टॉपिक था उसको इंट्रोड्यूस करना था सबसे पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद जो मेन था, आज का थीम था स्लम्स, अर्बन सोसाइटी। उसको उसकी सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स बताने थे, और जो भी स्कॉलर्स हैं उससे रिलेटेड उसके नाम देने थे। और एंड हमेशा एक इशू टैकलिंग करते हैं कि मेजर बताना होता है एग्जैक्टली कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देंगे। तो उससे एंड करना था, बाकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स और डेटा जो ऐड ऑन कर सकते हो वो अलाउड था। हाँ, ठीक है। इस पे मेरे को बात करनी थी कि आज का मेन जो टॉपिक था, वो ये था कि जब पेपर 2 हम लिखते हैं, तो काफ़ी बच्चों का इश्यू रहता है कि पेपर 2 लिखते टाइम हमारे आंसर जो हैं वो जीएस-1 सोसाइटी या फिर सोशल जस्टिस की तरह दिखने लगते हैं और कोई डिफरेंस नहीं रहता, एक क्लियर डिमार्केशन नहीं रहती है कि किसी पढ़ने वाले को, और खुद लिखने के बाद ऐसा लगता है कि हमने जो ये सिंपल प्लेन जीएस का आंसर लिख दिया, हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, अपने एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसे डालें। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हम चैप्टर्स अपने पेपर 2 में पढ़ रहे हैं, वहाँ हमें जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, जैसे आज हमने स्लम्स की बात करी, तो सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिफ़ाई करना था कि ये हमारे जो सिलेबस में किस पार्ट से है। और जो मुझे लगा कि नवनीत ने, रूपाली ने, समीक्षा ने भी, रिया ने भी, सबने मतलब इसको आइडेंटिफ़ाई किया। और जो प्रशांत ने आंसर लिखा है, प्रशांत ने इसका पूरा आंसर लिखा है। तो प्रशांत का जो आंसर है, वो एक आंसर अच्छा लगा मेरे को। लेकिन इसमें बात ये है, देखो, आपको जो आपने वे फॉरवर्ड या फिर जो सॉल्यूशंस बता रखे हैं, अगर नहीं पूछे हैं ना, तो आप उसको बोलने से बचें। वो भी आपका जीएस के अकॉर्डिंग अपना आंसर बना देता है कि जब हम ना चाहते हुए भी जब वो चीज़ें डालते हैं, तो वो कहीं न कहीं जीएस के टुवर्ड्स चली जाती है। क्वेश्चन ने पूछा है, डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेप्रिवेशंस एसोसिएटेड विथ लम्स। तो आपको वहीं तक सीमित रहना था कि आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अलग-अलग चीज़ें बताएँ। सार्थक ने इसका आंसर लिखने की कोशिश करी, जो इसकी डायमेंशनल थी वो सही सोची, लेकिन उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया और इसकी वजह से वो काफ़ी कम व्यूज़ अपने एक्सप्रेस कर पाया। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। अब रूपाली, आप एक डाउट पूछ रहे थे मेरे से, आप बताएँ आप क्या डाउट पूछ रहे थे आप? सर वही डाउट है, मतलब सोशियोलॉजी पेपर 2 का जो है वो जीएस पेपर से, मतलब मैं लिख नहीं पा रही थी कि कौन सा पॉइंट लिखूं कि वो एकदम से जीएस की आंसर की तरह ही हो जाता था। जब मैं स्ट्रक्चर बना रही थी, मतलब मुझे कुछ ज्यादा, मतलब स्ट्रक्चर में नहीं कर पाई सर। एक्चुअली में बहुत दिक्कत आया था। हाँ, तो देखिए, अगर जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ आप स्ट्रक्चर नहीं ढूँढ पा रहे हैं, तो आपके पास सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं। हम पहले 3 चैप्टर्स में क्या पढ़ते हैं अपने सोशियोलॉजी के सिलेबस में? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, फंक्शनलिस्ट व्यू आपने पढ़ा हुआ है, मार्क्सिस्ट व्यू आपने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये सारे व्यूज़ आपने, फेमिनिस्ट व्यू पढ़ा हुआ है, राइट? तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर प्रशांत की कॉपी आप देखेंगे, तो उन्होंने स्टार्ट ही इस तरीके से किया है। फंक्शनलिस्ट व्यू दिया है उसका कि स्लम्स का एक फंक्शन होता है। तो ये अपने आप में अपने आंसर को एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे देता है और जीएस से अलग कर देता है। अब आप जैसे इनका आंसर खोलेंगे, तो इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट ही इस बात से किया है कि किस तरह से इंगल्स ने स्लम्स को एक इंडस्ट्रियल सिटी का फिनोमेना कहा था। फिर उन्होंने फॉर्म्स ऑफ डेप्रिवेशन समझाने के लिए फंक्शनलिस्ट व्यू लिया। अब इस आंसर को कोई पढ़ेगा, तो आप वो डेफिनेटली बोल सकता है कि ये जीएस का आंसर नहीं है। तो सबसे पहला फॉरमोस्ट स्टेप यही है कि आप अपने आंसर को सोशियोलॉजिकल बनाने के लिए इन स्कूल्स का यूज़ करें। फिर साथ में अगर आपको कोई स्कॉलर पता है, जैसा एक स्टूडेंट ने गीता महादेवन जी का बात किया था, गीता, हाँ, तो उनकी बुक थी स्लमिंग इन इंडिया 2000। तो उन्होंने बताया था कि जो स्लम्स हैं, वो केवल मटेरियल इश्यूज नहीं है, वहाँ पे मॉरल इश्यूज भी हैं। तो जब आप ऐसी बात करेंगे, तब आपके आंसर सोशियोलॉजिकल अपने आप हो जाएंगे। तो ये आपके पर्सपेक्टिव्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कुछ कहता है कि जो स्लम्स हैं, उनका एक फंक्शनल रोल है, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं चीप लेबर। जो मेड्स होती हैं वो लगभग सारी या फिर जो सारे मेड्स होते हैं वो स्लम से आते हैं, तो एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव होता है उनका। इस तरीके से जब अपने आप
सिलेबस को, अपने टॉपिक्स को देखेंगे तो डेफिनेटली वो जीएस से अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे Yes, एक और sir. बात देखने वाली थी। सेकंड, हाँ, तो जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं उसके बाद थिंकर्स के पर्सपेक्टिव आपको यूज करने हैं उनके किस तरीके से। जैसे इन्होंने ऑस्कर लुइस यूज किया, आप मार्क्सिस्ट के बारे में बता सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, इसकी वजह से जो स्लम्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो वो काफी बेहतर हो जाएगा। जैसे प्रशांत का ही जो आंसर हम देख रहे हैं, इसमें प्रशांत ने पहला पेज काफी अच्छा लिखा है, लेकिन सेकंड पेज पे वो थोड़े आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गए। प्रशांत, अगर आप सुन पा रहे हो तो कुछ बोलना है, पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। फिर आप इसमें सोशल मोबिलिटी का जिक्र कर सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो जब आप सोशोलॉजिकल कीवर्ड्स का यूज करेंगे और अपने आंसर को तब लिखेंगे। अब ये सब बातें सुनने के बाद एक बार आप दोबारा से इस आंसर को, इस क्वेश्चन को लिखना, राइट, तब आप देखेंगे कि ये काफी बेहतर है। हाँ प्रशांत, कुछ बोल रहे हैं आप? Yes, sir. Sorry, sir. I was in library actually. नो इशू। सर ये जो मुझे स्ट्रक्चरिंग का जो पार्ट है दैट आई फेल्ट प्रॉब्लम सर हियर। सो क्योंकि मतलब स्ट्रक्चर तो मैं आई फेल्ट कि थोड़ा इशू हुआ। इनिशियल एक दो जो पॉइंट आए तो आई स्टार्टेड अर्लियर, लेटर तो आई कुडंट डू इट प्रॉपर्ली बिकॉज मुझको स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आ रहा था कैसे बनाना चाहिए। हाँ, सबसे पहले आपको वेरियस डेप्रिवेशंस बतानी थी। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन होती है वहाँ पे, एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन होती है, इस कंटेक्स्ट में होती है। तो ये सब आपको एक स्ट्रक्चर के तरह से बताना था सर। और ये पॉइंट्स भी कम लग रहे हैं सर मुझको, कि मैंने जो पॉइंट्स लेके उससे ज्यादा पॉइंट्स आने चाहिए थे ऐसे लग रहा था। हाँ, डेप्रिवेशन में आपको काफी तरीके से पर्सपेक्टिव दिखाने चाहिए थे। यहाँ पे आपके पास अगर स्कॉलर्स भी ना हो तो आप जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है, जैसे मैंने बताया कि सर्टिफिकेशन से बात, मोबिलिटी की बात करें, फिर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो ये सारे आपके एक एक पॉइंट बन सकते थे अलग अलग, और इन पॉइंट्स को आप, इन आर्गुमेंट्स को बैक कर सकते थे किसी स्कॉलर के साथ। ठीक है, राइट सर। हाँ, हम यहाँ पे पार्सन्स को लेके आ सकते थे, डिविएंट सब कल्चर को लेके आ सकते थे कि अपना एक डिविएंट सब कल्चर बन जाता है वहाँ पे, इसलिए वो डेप्रिवेशन के शिकार होते हैं, क्योंकि लोग अपना पर्सपेक्टिव बदल लेते हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, अगर हमें जो नए स्कॉलर्स हैं, जैसे काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स सर्च करके लिखे हैं, और ये कई बार ऐसा होता है कि हम रिवाइज ना करें तो याद नहीं रहता है, लेकिन इसकी जगह पे अगर हम अपने पेपर 1 और पेपर 2 जो थिंकर्स हमें पता है ऑलरेडी, उनको हम लिख लें, उनको किसी अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर दें, तो वो और बेटर होता है। सर आपके हिसाब से सर इसका मतलब मॉडल आंसर अगर लिखना चाहिए, हाउ शुड वी, हाउ, क्या चाहिए रहता था? इसमें आपको जब डेप्रिवेशन बता रहे हैं आप, तो आपको एक पूरा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखना है। हमने जो जो चैप्टर्स और जो जो सोशियोलॉजी में चीज़ें पढ़ी हैं, वो आपको सब कुछ इसमें डालना है। मैं ये वो बात बता रहा हूँ अभी आपको कि आपने एलिनेशन पढ़ा है मार्क्स का, वो भी एक डेप्रिवेशन हो गया ना, वो भी एक तरह का डेप्रिवेशन है। फिर उसके बाद आपने और क्या पढ़ा है, सोशल मोबिलिटी स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, फिर आपने सोशल चेंज में पढ़ा है कि जो स्ट्रेन्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन होती थ्योरीज होती हैं, लीनियर और साइक्लिकल, उनका भी ये शिकार है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो सारे आपको 7 से 8 पॉइंट इस तरीके से लिखने हैं, जो भी पर्सपेक्टिव होते हैं, वो इंडियन स्कॉलर का हो या फिर फॉरेन स्कॉलर का। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? राइट सर। हाँ, एनीबडी एल्स, किसी को कोई डाउट हो कि किस तरीके से कनेक्ट करें हम अपने पेपर 1 पेपर 2 को, या फिर किस तरीके से अपना आंसर को और सोशियोलॉजिकल बनाएं, तो कभी भी आप जब ऐसे आंसर्स को लिखने बैठे, जैसे कल ही किसी ने पूछा था नरेगा वाला क्वेश्चन, तो वो भी उस तरीके से आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना है। जीएस से बाहर निकल के जब आप सोशियोलॉजी के इवन सिलेबस को, इवन चैप्टर्स को उठा लेंगे ना, तो पॉइंट्स जनरेट करना सीख जाएंगे अपने आप।
एंड इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप हर पॉइंट को बैक करें किसी स्कॉलर के साथ। ये मिथ निकाल दें आप अपने माइंड से। और कई बार ऐसा करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, बात कुछ लिखते हैं और बिल्कुल अपोजिंग सेंस का कोई स्कॉलर उसके साथ कोट कराते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो इवेल्युएटर है वो एक प्रोफेसर रह चुका होगा या फिर कोई किसी को बहुत नॉलेज होगी और उनको पता है कि किस स्कॉलर ने क्या कहा है। तो हम बिल्कुल एक आउटराइटली अपोजिट चीज को किसी और स्कॉलर के साथ नहीं अटैच कर सकते। मेन थिंग इज आपकी आर्गुमेंट, क्या आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं उस चीज को। अगर कोई स्कॉलर ऐड कर देते हैं आप तो 0.25 0.5 का वैल्यू एडिशन जरूर कर पाएंगे, लेकिन अगर आर्गुमेंट ही गलत लिख रहे हैं, आर्गुमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तब थोड़ी चीजें जीएस जैसी ज्यादा हो जाएंगी। अब जैसे इसमें ही देखें, काफी बच्चों ने वे फॉरवर्ड्स वगैरह, तो इट इज नॉट आस्क्ड इन इट। अगर वो पूछे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तब हम इन चीजों की बात कर सकते हैं या फिर हम कंक्लूजन में बात कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन तो सिंपल ये था कि डेप्रीवेशन की बात कर रहा है, फॉर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ डेप्रीवेशंस। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सोशियोलॉजिकल थॉट्स, सोशियोलॉजिकल स्कूल्स के बारे में बात करें तो वो बेहतर रहेगा। और आप इंट्रोडक्शन में जैसे समीक्षा में जो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इतना है, तो ये भी एक एप्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है इस केस में। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई डाउट है? मुझे पूछना था फिर जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं उनको इंक्लूड करने के लिए क्या पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं? अर्बन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं आप, मतलब नॉट स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन। हाँ, मतलब स्लम्स के कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लाइक सैनिटेशन वगैरह, तो कंक्लूड कैसे करेंगे? आप सोचो इसको, आप बताओ, मैंने बताया आपको, आप बताओ किस तरीके से सोच सकते हो आप इसको। थोड़ा सोचो, क्या पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में आ रहा है इसके अकॉर्डिंग? उनको बेसिक एमिनिटीज दे सकते हैं ना, मतलब दे कैन बी एजुकेटेड, तो वो एक बेटर बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, नहीं, दे आर बेटर, डेवलपमेंट हो सकता है। डोंट टॉक लाइक दैट, मतलब बेटर ह्यूमन बीइंग, दे आर ह्यूमन बीइंग। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बात करो आप कैपेसिटी बिल्डिंग की, और जो इनइक्वालिटी है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको इक्वल करने की बात कर सकते हैं। ठीक है, उनके फंक्शनल रोल की बात कर सकते हैं। इस तरीके से अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। निकेत, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? Niket is giving mains this time. I hope his preparation is going good. शशांक, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? Hello. Hi, sir. हाँ, निकेत बताएंगे। So I was in the library. Yeah. Okay, Niket, no issues. Continue. So, sir, yeah. The thing is that even I was having trouble framing the question, like understanding the core demand of the question. Okay. Yes, please keep writing and keep working on it. And if any help Yes, sir. is needed, just feel free to contact me. No issues. Yes, sir. Thank you, sir. शशांक, हाँ शशांक बताओ। सर कुछ नहीं, अभी नेट में देख रहा था थोड़ा कॉन्सेप्ट्स वेबर में। ठीक है, सब सही चल रहा है ना? ऑल गुड? जी सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आज। कल फिर से कोई आंसर लिखेंगे, एक उसका डिस्कशन करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो 2 दिन हमने इस पे लगाए, क्योंकि हमेशा आंसर लिखने से भी चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। कभी चीज़ों को रुक के समझना और देखना, पर्सपेक्टिव चेंज करना इज बेनिफिशियल फॉर अस। अब हमने चीज़ों को देख लिया है, 2 नए पर्सपेक्टिव हमने सीखे हैं कल और आज। तो अब दोबारा से आंसर लिखेंगे तो आप अपने आंसर राइटिंग में चेंज फील करेंगे। ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।